हेलो डियर न्यू डैड्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मम्मा में। आज का वीडियो उन फादर्स के लिए है जो अभी अभी एक नन्ही सी जान के पापा बने हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द रोलर कोस्टर जर्नी ऑफ पेरेंटहुड। एक न्यू फादर के लिए कुछ बातों का बहुत अहम ध्यान रखना जरूरी होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ पेरेंटहुड। मैं ट्विन टॉडलर्स की मॉम हूँ और अपने अनुभव से आज मैं आपको ये बातें बता रही हूँ कि फ्रॉम अ पार्टनर एक न्यू मॉम क्या एक्सपेक्ट करती है और न्यू डैड्स कैसे उस पे खरे उतर सकते हैं। जो भी पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स पे मेरे पार्टनर खरे उतरे थे एंड आई फेल्ट सो लकी टू हैव हिम एज माई पार्टनर। और जिस बात पे वो खरे नहीं भी उतरे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आप अपने पार्टनर के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर पाएं। सो फॉर ऑल न्यू डैड्स आउट देयर, सबसे पहली बात यह है कि अगर बच्चे के आने से पहले आप अपनी बहुत सारी डेली नीड्स के लिए या आपके खाने के लिए, आपके बिलोंगिंग्स के लिए, उसकी पूछताछ के लिए अपने वाइफ पे निर्भर थे, तो अब आपको उन्हें इन सारे कामों के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। अब आपकी वाइफ की लाइफ में एक बच्चे की जिम्मेदारी है, वो एक न्यू मम्मा है और बहुत सारी नई चीजों से गुजर रही है। ये जो इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड है जिसमें एक माँ सीख रही होती है कि माँ बनना आखिर होता क्या है, बच्चे का केयर आखिर लिया कैसे जाता है, ये एक फिजिकली एंड इमोशनली बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड है। तो इस दौरान इस एक्सपेक्टेशन को रखना कि आपकी वाइफ अभी आपका केयर लेंगी, ये गलत है। रादर अब आपको उनका केयर लेना चाहिए, रिटर्न द फेवर। उनका ख्याल रखिए, उनको आपके लव, आपके केयर की बहुत जरूरत है इस दौरान। पॉइंट नंबर 2 है कि हो सकता है कोई ऐसा बहुत टफ डे जाए जब आप ऑफिस से या किसी बिजनेस टूर से घर वापस आए और आप बहुत थके हुए हो और आप ये जताने लगे कि आप बहुत सारा काम करके आए हैं और वो घर पे ही है। ये एक बहुत ही गलत बात है। ये इसलिए क्योंकि एटलीस्ट आप कुछ ऐसा करके आए हैं जो आपको आता है, जिसकी आपको समझ है। लेकिन आपकी वाइफ जो न्यू मम्मा बनी है वो कुछ ऐसा कर रही है 24/7, एक जॉब, एक बच्चे को बड़ा करने का जॉब जो बिल्कुल नया है उनके लिए। उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो सीख रही हैं, समझ रही हैं, और अगर इस दौरान उनको ये जताया जाए कि वो दिन भर घर पे ही तो है बच्चे के साथ, इससे ज़्यादा इंसल्टिंग इस दौरान कुछ नहीं लगता। इसके ऊपर से चाइल्ड बर्थ एक बहुत ही फिजिकली एंड इमोशनली टायरिंग प्रोसेस होता है, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ हो या सिजेरियन सेक्शन हो। इससे रिकवर करते हुए एक बेबी का 24 घंटे ख्याल रखना एक अपने आप में बहुत ही डिमांडिंग टास्क है। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जॉब से कहीं ज़्यादा स्ट्रेसफुल मेरे लिए ये पहला 1 साल था मेरे बच्चों को बड़ा करने का। तो मैं सारे नए डैड्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही कहूँगी कि हो सकता है आपका जॉब बहुत टफ हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आपके ऑफिस आने जाने का कोई टाइमिंग तो है। आप जो काम कर रहे हैं उसकी आपको समझ तो है, आपको लंच ब्रेक तो मिलता है। लेकिन यहाँ आपकी वाइफ जो अभी नई नई एक माँ बनी है, ना उनका कोई शेड्यूल है, ना कोई लंच ब्रेक और ना ही उन्हें इस जॉब की अच्छी समझ है। और कहीं अगर वो मेरी तरह ट्विंस रियर कर रही हैं, फिर तो कितना भी आउटसाइड हेल्प हो, उस माँ के लिए इस पूरे पीरियड को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है अगर उनके स्पाउस का सपोर्ट ना हो। तीसरी बात और सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे हस्बैंड ने भी कभी ना कभार मुझसे पूछा ही था कि बेबी रो क्यों रहा है, उसके फीड का टाइम हो गया होगा, फीड करा दो। ये एक बहुत ही इरिटेटिंग सा क्वेश्चन है जो मैं नहीं, आई गेस सारी माओं ने फेस किया होगा। यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि फीडिंग एक ओनली सल्यूशन नहीं है रोते हुए बेबी का। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और एक न्यू मॉम इस प्रोसेस में होती है कि वो भी समझ ही रही होती है अपने बेबी को कि ये क्यों रो रहा है। फीडिंग उन्होंने ट्राई कर लिया होगा, तब भी अगर बच्चा चुप नहीं है तो
तो शायद कोई और रीज़न है। सो रादर देन आस्किंग कि बच्चे को फीड कराया कि नहीं, आप उस माँ से पूछिए क्या उन्होंने कुछ खाया है। क्या आप बच्चे को लेकर थोड़ा उन्हें राहत दे सकते हैं? तो बच्चे को चुप कराने की कोशिश कीजिए। बिलीव मी, दिस वुड सर्व द पर्पस बेटर। एक और बात है कि नई माएँ कभी कभार बिना किसी वजह से, आपको लग सकता है ऐसा कि कोई वजह नहीं है, वो रो रही हैं या वो सैड दिख रही हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो सैड क्यों है, या आप शायद उनसे पूछें कि तुम बेकार में रो क्यों रही हो। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि एक केयर फ्री लाइफ के बाद, 9 महीने की प्रेगनेंसी में पैम्परिंग के बाद, ओवरनाइट उनके ऊपर एक दूसरे लिविंग क्रिएचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। ये एक डैड के अंदाजे से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है उस वुमन के लिए जो अभी अभी माँ बनी है। तो कभी कभार हो सकता है कि एक न्यू मॉम के लिए ये एक्सपीरियंस, ये जो नया रिस्पॉन्सिबिलिटी है 24/7 किसी के लिए उसको कंफर्ट करने के लिए, उसे फीड करने के लिए, उसके नैपी चेंज करने के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़े, ये काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकता है। अपनी ट्विन पेरेंटिंग के उन इनिशियल डेज को जब मैं अभी याद करती हूँ तो मुझे लगता है हाउ डिड आई सर्वाइव। मतलब आपको सोने के लिए नहीं मिलता, आपको हर 2 घंटे में बच्चे को फीड करना पड़ता है। ये सब कुछ डबल हो जाता है अगर आप ट्विन मॉम हो। उसके आगे बच्चे का नैपी चेंज करना, उसके क्राइंग स्पेल्स को मैनेज करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके साथ साथ पोस्टमार्टम पीरियड में कुछ सडन हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्लस चाइल्ड बर्थ का जो ट्रॉमा रहता है, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल। अगर सी सेक्शन हुई हो तो जो सी सेक्शन साइट पे पेन होता है, और कभी कभार हेमरॉइड्स का पेन होता है। तो ऐसी अनगिनत चीज़ें होती हैं जो उन्हें परेशान कर रही होती हैं, और जब उन्हें आराम की ज़रूरत होती है, इस दौरान उन्हें बिल्कुल आराम करने का टाइम नहीं मिलता। रात रात भर उन्हें जागना पड़ता है। तो हो सकता है वो सैड दिखे, हो सकता है वो रोती हुई दिखे। तो इस दौरान बेबी के डैड को ये समझना चाहिए कि आपके पार्टनर को आपके कंफर्ट की ज़रूरत है, ना कि आपके क्वेश्चंस की। बेबी ब्लूज काफ़ी कॉमन है इस पोस्टमार्टम पीरियड में। अपने वाइफ को सपोर्ट कीजिए, केयर कीजिए, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जितना हो सके शेयर कीजिए, और उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाने से रोकिए। लास्टली, बीइंग अ पार्टनर, एक न्यू मॉम से इस तरह की बातें मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आई गेस बेबी के डायपर को चेंज करने का टाइम हो गया है। अगर आपको लग रहा है टाइम हो गया है तो आप चेंज कर सकते हैं। यू आर एन इक्वल पार्टनर इन द क्रिएशन ऑफ दिस चाइल्ड। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जितनी हद तक हो सके आप बांटने की कोशिश कीजिए। अक्सर क्या होता है, ये 1 नहीं 2 नहीं, ऑलमोस्ट हर घर की बात है। एक माँ एक बच्चे के बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करती है, उनके स्लीपिंग, उनके फीडिंग, उनके क्लीनिंग शेड्यूल्स को वक्त पर निपटाने की कोशिश करती हैं। और जब बच्चे फ्री होते हैं या फिर जब रिक्रिएशनल टाइम होता है, तब वो डैड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता ये अनफेयर है? रिसर्च भी यही कहता है कि बच्चे के अपब्रिंगिंग में, अपब्रिंगिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसे फिनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मतलब है उसके ब्रॉटअप में, उसके छोटे छोटे कामों में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे ना सिर्फ दोनों पार्टनर्स के लिए एक हैप्पी पेरेंटहुड बनता है, बल्कि बच्चे का भी अपने डैड से काफ़ी अटैचमेंट या इमोशनल बॉन्डिंग बनता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं नई माँओं की मनोदशा को एक नए डैड के सामने रख पाई होंगी। मैं सारे न्यू डैड्स से यही कहना चाहूँगी कि अपने रोल को एक्नॉलेज करें। पेरेंटिंग में आप जो रोल प्ले कर सकते हैं उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करें। याद रखिए कि इस दौरान आपकी वाइफ को आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या फिजिकली बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने की बात हो। आई विश ऑल द न्यू डैड्स अ हैप्पी पेरेंटिंग। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस रिलेटेड टू मॉम्स जैसे वीडियोस देखने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी।
See you again with another video. Till then, take care.